अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक कदरे पुराने नावल पे गुफ्तगू करना चाहूँगा और ये एक फ्रांसीसी नावल है जिसका नाम है द हॉर्समैन ऑन द रूफ और इसे लिखा जॉन जियोनो ने, जो अपने ज़माने के एक बहुत मशहूर लिखारी थे और काफ़ी कसमपुरसी की हालत में इनकी ज़िंदगी शुरू हुई और बाद में मारूफ फ्रांसीसी मुसन्निफ आंद्रे जेत ने भी इनकी आनत की, जिसकी वजह से ये अपने शुरू के नावल छाप सके। लेकिन सिर्फ ये एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन, एक बयानिया नहीं है इन हालात वाक़यात का। जब किसी माशरे में, किसी सोसाइटी में, किसी मुल्क में इतने बड़े पैमाने पे वबा फैले, जैसे हमने भी पेंडेमिक की वबा देखी, लेकिन बहरहाल उसमें जो कुछ हुआ तब तक मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी थी, आगाही थी, मवासलात थी। अब आप सोचिए 1832 का और 1832 के अवाइल का, जब क्या ये किस्सा है अर्ली 19th सेंचुरी में जब ये वबा फैली हुई है, तो और भी ज्यादा ये फलसफियाना सवाल पैदा होते हैं कि जिंदगी की हकीकत क्या है और इंसानी जिंदगी की वक़्त क्या है, मौत क्या शय है और किस तरह से घर के घर उजड़ जाते हैं और मासूम लोग भी मर जाते हैं और गुनाहगार भी मर जाते हैं। तो क्या ये सब कुछ बेमकसद है? हयात का कोई मकसद भी है? किसी कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोई तुक भी है? मोरालिटी भी कोई चीज है? और इर्द गिर्द फिर आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे कानून का तसल्लुत कमजोर पड़ रहा है और अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और हर तरह से जराइम बढ़ रहे हैं, तो फिर भी ये सवाल पैदा होते हैं कि क्या फायदा है जब कल को मर ही जाना है कि हम कवायद के मुताबिक कोई जिंदगी गुजारें। हर शख्स एक इंतहाई खुदगर्जी के आलम में है। अच्छा, लेकिन साथ ही एंजेलो पार्डी को एक बड़ा रहम दिल फ्रांसीसी डॉक्टर भी मिलता है, जिसकी हर मुमकिन कोशिश है कि वो हर घर में घुस के अगर उसे कोई शख्स मिल जाए जो अभी मरा नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तो उसकी भी जान बचाई जाए। कुछ दवाइयां हैं जो उनके ख्याल में काम करती हैं। उनका ख्याल है कि जिस्म को गर्म रखा जाए और मालिश की जाए तो शायद उससे बेहतरी आए, और बहुत कमाल के सीन्स हैं इसमें जिसमें वो ये कोशिश करते हैं। लेकिन एंजेलो, जो कि वैसे ही रोमांटिक है, जो कि वैसे ही आजादी की जंग लड़ रहा है, वो इस डॉक्टर से बड़ा मुतासर होता है। जहां हर तरफ बदी और धोखा और खुदगर्जी फैली हुई है, वहां ऐसे लोग भी हैं। लेकिन साथ ही साथ क्रिमिनलिटी बढ़ गई है, जराइम हो रहे हैं, डाकू जो हैं वो आपको लूट लेते हैं, वो फौजी जिनको शहरों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है वो भत्ता लेते हैं, और इसके अलावा करंतना के लिए जो बहुत सी जगहें मुख्तस की गई हैं, चाहे वो खानकाहें हों चाहे कोई और जगह हो, चूंकि इतने ज्यादा अच्छी ना सफाई के हालात हैं ना साइंस की तालीम है, अक्सर लोग जो क्वारंटीन में जाते हैं बजाय महफूज रहने के वो मर जाते हैं। इसलिए हर कोई खौफ खाता है क्वारंटीन में जाने के लिए, और वहां पे भी जो लोग हैं, चाहे वो नन्स हैं या पादरी हैं या कोई फौजी हैं या दूसरे लोग हैं, उनमें से भी कई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो अंदर जाए वो जिंदा वापस ना आए, ताकि उसका जो भी मालो असबाब है उसके ऊपर उनका कब्जा हो जाए। सो इस किस्म के हालात में बहुत से मॉरल फिलोसॉफिकल सवाल भी उठते हैं, और जाहिर है एक बका की जंग भी है जो एंजेलो पार्दी यहाँ पे लड़ रहा है, जो इस खित्ते में से गुजर रहा है, जो फौजी दस्तों को और डाकुओं को और वो लोग जो कि इंतहाई बीमार हो चुके हैं उनसे अपने आप को बचाता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन उसकी बुनियादी जो सरिश्त है वो ये है कि लोगों की मदद करे। अच्छा, अब इसके अंदर द हॉर्समैन ऑन द रूफ नाम कहां से आया? तो मेनोस का शहर, जहां से मुसन्निफ का भी ताल्लुक था, वहां पे जब ये किरदार एंजेलो पार्दी पहुंचता है तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं। उनका ख्याल है कि जो फाउंटेन्स या फवारे हैं पानी के, उसमें भी लोग जहर मिला देते हैं। कई लोगों को शक है कि सरकार ये सब लोगों को मरवा रही है। कई लोगों का ख्याल है कि ये एक नागहानी अजाब है जो उन पे नाजिल हुआ है। तो बहरहाल लोग किसी भी नौबारत को शक की निगाह से देखते हैं और उनके हत्थे एंजेलो पार्दी चढ़ जाता है और वो तकरीबन मारा जाता है। वो उसको बाकायदा लिंच करने की कोशिश करते हैं। वो जान बचा के भागता है और एक मकान जिसके अंदर तमाम लोग मर चुके हैं, उनकी लाशें मस्क हो चुकी हैं, उस खौफनाक मंजर से गुजरता हुआ वो छत पे पहुंच जाता है और फिर वो छत पे बना लेता है। और वो जो छतों का मंजर है, और एक हॉर्समैन जो कि वो है अब छत के ऊपर है, तो इसलिए वो हॉर्समैन ऑन द रूफ है। और वहां से जब वो नीचे देखता है तो या तो बहुत ही ढलान है और एक गहरी वहां पे डेप्थ है जिसकी वजह से वो गिर सकता है नीचे, या फिर उसे गलियों में नीचे लोग नजर आते हैं जो बेकाबू हो चुके हैं खौफ की वजह से, दहशत की वजह से, और वो किसी को भी मार सकते हैं। सो ये जो मंजर कशी है छतों के ऊपर, उसके फलांग के इधर उधर जाने की, और वहां पे जो बहुत से परिंदे हैं जो कि इतने भूखे हैं या उनको आदत है इंसानी लाशों को खाने की कि वो आप पे हमला कर देते हैं। ये बाकायदा एक बड़ी दिलचस्प इसके अंदर एक थीम है कि जानवरों के ऊपर वबा के दिनों में क्या असर पड़ता है, क्योंकि उनको इतनी आदत पड़ चुकी है, चाहे वो तितलियां हैं जो कि लाशों के ऊपर फिर रही हैं, या कव्वे हैं, या
कुत्ते हैं वो भी एक बहुत खौफनाक तरीके से यहाँ पे बिहेव करते हैं, क्योंकि हर चीज बदल चुकी है, जो पहले थी वैसे नहीं है। अच्छा, इन्हीं छतों को फलांगते और इधर उधर जाते हुए एंजेलो पार्दी को एक खिड़की में एक खातून नजर आती है जो अपने हाथ में मोमबत्तियां लेके वहां से गुजर रही है। उसको बड़ी हैरत होती है, क्योंकि हर कोई वहां पे इर्द गिर्द मौत का मंजर है, तो ये कैसे बच गई। और वो उसको पनाह देती है और उनके दरमियान एक ताल्लुक कायम होता है। वो भी एक बड़ी बाहिम्मत खातून है जो वहां पे इस वक्त पनाह लिए हुए है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उनका आपस का ताल्लुक भी बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते हैं और बहुत शिवलरी से एंजेलो पार्दी उसको लेके उसके घर पहुंचाने की कोशिश करता है, और साथ साथ वो कोशिश कर रहा है कि वो मुल्क को क्रॉस करके वापस इटली चला जाए। तो ये जो एक उनका रोमांटिक कनेक्शन है जिसमें एंजेलो पार्दी इंतहाई शिवलरस है, या ये जो एक जनरल रोमांटिसिज्म की नोशन है, जिस तरीके से वो दुनिया को देखता है, जो वो वैलर और हीरोइज्म और आजादी की बात करता है, उसकी वजह से ये किताब एक एडवेंचर रोमांस है। और फ्रांसीसी अदब की आला तरीन जो ट्रेडिशन है रोमांटिक एडवेंचर की, जैसे अलेक्जेंडर ड्यूमा, और अगर आप विक्टर ह्यूगो का भी सोचें और बहुत से और मुसन्निफीन का, तो उनकी भी यहाँ पे झलक मिलती है। एडवेंचर इसलिए भी है कि वबा से फरार कर रहे हैं, वबा से डरे लोग, दहशतज़दा जो लोग हैं उनसे फरार कर रहे हैं, ये अपने दुश्मनों से फरार कर रहे हैं। जराइम पेशा लोग जो रस्ते में हैं उनसे भी ये फरार की कहानी है। और फिर करंटीना जो हर जगह पे एक फंदे और एक ट्रैप की तरह नजर आती है, क्योंकि उसमें अगर आप चले जाएं तो आप बाहर नहीं निकल सकते, उससे भी एक फरार की ये कहानी है। और मेरे ख्याल में अपनी डिस्क्रिप्शन, अपने फलसफियाना सवालों, फ्रांस के उस अहद और उस खित्ते के अंदर की जो मंजर कशी है, और ये वो जमाना था जब जॉन यूनो ने ये सोचा कि मैं इस तरह की कहानियां लिखूं स्टेंडाल से मुतासिर होके, जो कि एक सियाको सबाक को पूरी तरह से जकड़ लें। ये एक उस लिहाज से एक बहुत ही दिलचस्प और यादगार किताब है। बहुत शुक्रिया।